how you can define the cell membrane. सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सेल मेम्ब्रेन को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे. तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत ही आसान तरीके में आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन itself is the outermost boundary of animal cell and it lies next to the cell wall in plant cells. तो एक ये सबसे आसान तरीका है इसको डिफ़ाइन करने का. इसको मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे. It is the outermost boundary in animal cell and it lies next to the cell wall in plant cells, bacterial cells and fungal cells. So this is the way कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन एक और तरीके से एक बहुत टेक्निकल वे में इसको हम डिफाइन करें अगर, सो दिस इज द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ ऑल ऑफ द लिविंग सेल्स. अभी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डेफिनेशन के अंदर कि इन द प्लांट सेल्स, इन द बैक्टीरियल सेल्स एज वेल एज इन द फंगल सेल्स. तो ये तीनों टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव अ सेल वॉल. प्लांट्स में द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. द बैक्टीरियल सेल्स दे हैव द सेल वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड द फंगल सेल्स दे हैव द सेल वॉल ऑफ काइटिन. अब ये तीनों चीज़ें जो हैं दे आर डेड आउटर लेयर्स. तो इस वजह से द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ ऑल ऑफ द लिविंग सेल्स. ऑलराइट, तो इसी वजह से इसको हम एक और नाम दे देते हैं यहाँ पे. द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और sometimes it is also referred to as plasma lemma. After the definition, the next step is about the discovery of the plasma membrane. कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर किसने किया. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक नई बात मैं बताने लगा हूँ यहाँ पे, और वो क्या है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से काफ़ी अरसा पहले दो स्विस बॉटनिस्ट हैं. वन ऑफ देम इज कार्ल नेगली and the other one is Kramer. इन दोनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया. और डिस्कवरी की बुनियाद क्या बनी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के डिस्कवर होने से पहले ये समझा जाता था कि जो सेल्स हैं इनकी आफ्टर मोस्ट लेयर दैट इज ओनली सेल वॉल, वो सिर्फ सेल वॉल है. लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है. कोई लेयर या कोई एक चीज़ ऐसी सेल वॉल के अंदर वाली साइड पे मौजूद है प्लांट सेल्स में कि जो कुछ पार्टिकल्स को तो गुजरने की इजाज़त दे रही है और कुछ पार्टिकल्स को वहाँ से क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है. तो इस वजह से फिर इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया कि देयर मस्ट बी एन इनर लेयर टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, और उस लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो आफ्टर द डिस्कवरी इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन फॉर यू. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. व्हाट डू यू नो अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सो केमिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. स्टूडेंट्स क्या कहेंगे आप? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें बताती है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी को, हमारे बहुत सारे सेल्स को बना रहे हैं, वही सब्सटेंसेस यहाँ पे कंपाउंड्स की फॉर्म में मौजूद हैं. द फर्स्ट ऑफ देम इज प्रोटीन. ऑलराइट, द प्रोटीन्स दे आर 60 to 80%. The second one are lipids. These lipids are 20 to 40%. और इन लिपिड्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ. वो क्या है कि द लिपिड्स आर नॉट जस्ट लिपिड्स. इनको हम खाली लिपिड्स नहीं कहेंगे बल्कि इनको हम ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हैं. और स्पेसिफाई करेंगे तो द लिपिड्स दे आर एक्चुअली फॉस्फोलिपिड्स. ऑलराइट, और अगर इंडिविजुअली हम इस मॉलिक्यूल के नाम की बात करें तो दे आर फॉस्फेटिडाइल कोलीन.
इस मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फेटिडाइल कोलिन और इसका जनरल नेम है लेसिथिन। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो ये वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 2 में केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स में आप पढ़ चुके हुए हैं। फॉस्फोलिपिड्स के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास, दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, द शुगर्स, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं। क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं? इसके लिए पहले मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल जब वो कंबाइन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स विद प्रोटीन्स, तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं दैट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन कर जाएं लिपिड्स के साथ तो दे विल मेक अप ग्लाइकोलिपिड्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, इनको देख के आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इनसे रिलेटेड कुछ और तो नहीं पढ़ा हुआ आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, और वो क्या चीज़ थी? आपकी रिवीजन के लिए आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम इनको हम देते हैं कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो आपस में कंबाइन हो चुके हुए हैं, दे मेक अप कॉन्जुगेट्स। कंबाइन होके दे आर मेकिंग अप कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। So the glycoproteins and glycolipids, they make up conjugated molecules. They are the examples of the conjugated molecules. फिर इन्हीं conjugated molecules से आगे जो third component था हमारे पास, that was the carbohydrates. और जो fourth component है inside the plasma membrane, that is cholesterol. अब cholesterol क्या कर रहा होता है plasma membrane के अंदर? ये एक बड़ा important question है. So what is the role of the cholesterol inside the chemical composition as well as in the structural composition of the plasma membrane? तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि द कोलेस्ट्रॉल इट रेगुलेट्स द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की जो फ्लूइडिटी है वो भी साथ साथ चेंज होती रहेगी। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इसके स्ट्रक्चरल रोल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, ऑलराइट स्टूडेंट्स, आफ्टर द केमिकल कंपोजिशन हम देखेंगे इसकी जो फॉस्फोलिपिड्स की सिग्निफिकेंस है। ऑलराइट, ये बहुत ही एक टेक्निकल पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ कि आप इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी सिग्निफिकेंस को समझ सकें। फॉस्फोलिपिड्स, ऑलराइट, नाउ व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स? इट इज़ अ क्लास ऑफ द लिपिड्स। सिंपल सी बात है कि लिपिड्स की एक क्लास है जिसके पास फॉस्फेट्स हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड्स की सिग्निफिकेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो ये मैं आपको यहाँ पे इस टॉपिक में सिर्फ बताने लगा हूँ, और वो क्या है? द फॉस्फोलिपिड्स themselves, they are the backbone molecules of the plasma membrane. जितने भी साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है, उन्होंने उस सब स्ट्रक्चर्स के अंदर ये बात एक्सप्लेन की है कि द फॉस्फोलिपिड इज द बैकबोन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल की मेम्ब्रेन या सेल के इंटरनल कंपोनेंट्स जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर जो बेसिक मॉलिक्यूल है दैट इज द फॉस्फोलिपिड इटसेल्फ। और फॉस्फोलिपिड का केमिकल नेम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था इसका? दैट इज फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ऑलराइट, और जनरल नेम है उसका लेसिथिन। सो द फॉस्फोलिपिड इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ऊपर वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज पोलर हेड। ऑलराइट, द सेकेंड पार्ट इज नॉन पोलर टेल। पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। अब पोलर हेड या नॉन पोलर टेल की स्ट्रक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है? द हेड इटसेल्फ इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो, वाटर, फिलिक, लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग। ऐसे मॉलिक्यूल्स कि जो पानी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर नोन एज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो जो हेड है फॉस्फोलिपिड्स का दैट इज a hydrophilic molecule, itself it is polar. Alright, tails जो हैं they are made up of fatty acids, इनको हम fatty acid chain कह सकते हैं। These are the fatty acid tails, और इन tails की importance ये है they are hydrophobic. Hydrophobia है इनको। Hydrophobia is what? Hydrophobic layers. These hydrophobic layers they are water repelling, water hating. ये नफरत करते हैं पानी के साथ, और इस वजह से इनको हम कह रहे हैं they are hydrophobic. So polar head that is hydrophilic, non-polar tails that are hydrophobic. इस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक माइसेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस माइसेल स्ट्रक्चर के अंदर
ऑल ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स दे आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। इनको एक खास किस्म की तरतीब के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया है। इस तरतीब के अंदर अगर आप गौर करें इस पे, ऑल ऑफ द हेड्स द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल पोलर हेड्स, द पोलर हेड्स दे आर फेसिंग द एक्वस मीडियम। जहाँ जहाँ पे पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, सेल के अंदर भी पानी है, सेल का जो साइटोसोल है, अंदर वाला साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा, वो भी सारे का सारा पानी है। तो पानी को फेस करने के लिए द हेड्स दे आर ऑन द आउटसाइड, वो बाहर वाली साइड पे भी हैं और अंदर वाली साइड पे भी हैं। लेकिन जो आपको टेल्स नजर आ रही हैं यहाँ पे, द टेल्स आर फेसिंग ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ हैं क्योंकि हाइड्रोफोबिक हैं। तो पानी को फेस करने के लिए हेड्स अंदर और बाहर वाली साइड पे मौजूद हैं और टेल्स जो हैं दे आर फेसिंग ईच अदर इनसाइड द कोर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दरमियान वाला हिस्सा है, वहाँ पे हाइड्रोफोबिक टेल्स मौजूद हैं। ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स हैं यही फ्लूइडिटी दे रहे हैं, यही बैकबोन बना रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये स्ट्रक्चर के लिहाज से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऑलराइट, नेक्स्ट जो इसके बाद हमने देखनी है चीज़, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के लिहाज से, साख्त के एतबार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो तरीक़ों से एक्सप्लेन किया गया है। एक पुराना मॉडल है हमारे पास और एक जो है अभी तक एक्सेप्टेड चला आ रहा है। द फर्स्ट वन, जो पुराना मॉडल है, दैट वाज नेम्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इट वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था ये? नाम याद है आप लोगों को साइंटिस्ट के? ओके, द फर्स्ट वन वाज Davison, the second one is Daniel, and the third one is Robertson. इन तीनों ने काफ़ी सारी रिसर्च के बाद ये वाला मॉडल प्रपोज किया है और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप इसको इस स्ट्रक्चर के अंदर भी देखें तो हमें जो बेस नज़र आ रहा है, जो इसकी बैकबोन है, दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ऑलराइट, ये टर्म बार बार यूज़ होगी इसके अंदर, तो इसको समझ लें। फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स अगर ऊपर नीचे मौजूद हैं तो दैट इज नोन एज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उस बाइलेयर का सीक्वेंस क्या होगा? द हेड्स आर फेसिंग आउटवर्ड एंड द टेल्स आर फेसिंग ईच अदर। ऑलराइट, अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अंदर वाली साइड पे मौजूद हैं, जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने उसको कवर किया हुआ है। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, अब जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको अगर हम स्टेट कर लें, इसको अगर डिफाइन कर लें, इसकी स्टेटमेंट बनाएं, तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स। ऑलराइट, जो फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर है उसको बैरूनी प्रोटीन्स ने, पेरिफेरल प्रोटीन्स ने बाहर की सतह से ऊपर और अंदर वाली साइड से कवर किया हुआ है। दिस इज नोन एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, इसी वजह से, इस स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन की वजह से, दिस मॉडल इज ऑल्सो नेम्ड एज सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल। ऑलराइट, सैंडविच मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स मिलके एक सैंडविच शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो अंदर वाली साइड पे सैंडविच्ड हैं बाहर वाली प्रोटीन्स की लेयर्स की वजह से। ऑलराइट, दिस इज योर यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बाद विद द एडवांसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हुई है तो उसकी इन्वेंशन के बाद इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और मॉडिफाई करके जो मॉडल प्रपोज किया गया है, दैट इज नोन एज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। Who proposed the fluid mosaic model? Fluid mosaic model किसने पेश किया हुआ है? ये कौन बताएगा? Okay, so the fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicholson. Singer और Nicholson ने ये वाला मॉडल प्रपोज किया है और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से, और वो मॉडिफिकेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अब ये जो आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम इसकी स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। और इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है द प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूअस ऑन द सरफेस ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की सतह के ऊपर प्रोटीन्स मुकम्मल तौर पे कवर नहीं कर रही, इंस्टेड
Some of the proteins, they are embedded inside the phospholipid bilayer, and some of the proteins, they are just floating on the surface of the phospholipid bilayer like the icebergs. All right? तो इसको हम define कर सकते हैं आसान अल्फाज में। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो हम कहते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को सतह से घेरा नहीं हुआ, बल्कि प्रोटीन्स तो खुद उसके अंदर धंसे हुए हैं। अगर आप कंपेयर करें इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के साथ तो हमें पता चलता है कि द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि प्रोटीन्स ने पूरे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को कवर किया हुआ है ऊपर और नीचे वाली साइड से, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन्स जो है वो खुद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे हुए मौजूद हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि प्रोटीन्स ने पूरी लेयर को कवर नहीं किया हुआ। फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूँकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो इसको बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बाउंड्री की होनी चाहिए। और वो क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंट फंक्शंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो इट शुड प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। अंदर वाले जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे रिलाई कर रहे हैं, वो सब के सब डिपेंडेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अपनी इंटीग्रिटी के ऊपर, उसकी अपने सर्वाइवल के ऊपर। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है और वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सही काम कर रही है तो इसका मतलब है कि अंदर वाला एनवायरनमेंट भी सारे का सारा महफूज है, उसके जितने भी होम्योस्टैटिक फंक्शंस हैं वो सब के सब नॉर्मली परफॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, फिर द सेकेंड फंक्शन इट इज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द शेप। किसकी शेप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा? ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की अपनी शक्ल को एक मखसूस फिगर देने की कोशिश करता रहता है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद फर्म रहेगी तो सेल की शेप भी मेंटेन कर ली जाएगी। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट। चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा रही हैं, बाहर से चीज़ें अंदर जा रही हैं, अंदर से चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो एक्सटर्नल बैरियर के तौर पे इसको ये भी कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज known as selectively permeable membrane or partially permeable membrane, कि इसको हम selectively permeable या partially permeable membrane क्यों कहते हैं? तो ये आपने याद रखना है, why it is known as selectively permeable membrane। easy question है, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? why the plasma membrane is known as selectively permeable membrane? Okay, let's go with it। The plasma membrane is the outermost boundary। ये तो सबको पता चल गया कि ये बाहर वाली लेयर है। तो कुछ चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक अंदर आने दे जिनकी सेल को ज़रूरत है, और कुछ चीज़ों को रोक दे, उनको अंदर आने की इजाज़त ना दे, तो that is known as selective permeability। The plasma membrane as an external barrier allows some of the particles to pass across it। कुछ चीज़ों को तो गुजरने की इजाज़त है और बाकी पार्टिकल्स को गुजरने की इजाज़त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किन चीज़ों को गुजरने की इजाज़त है? स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज एंड आयंस। ये चीज़ें अगर छोटे पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स की तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ईजिली डिफ्यूज़ कर रहे हैं, आर पार हो रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल, इसके लिए स्पेशलाइज प्रोटीन्स मौजूद होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जो मूव कर रहे होते हैं वाटर को ऑल द टाइम फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ग्लूकोज पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो मूविंग अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं, और समटाइम्स दे कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या चीज़ होती है, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। आयंस जो कि चार्ज पार्टिकल्स हैं, दे आर ऑल्सो फैसिलिटेटेड और दे आर एडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। इनको भी कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चैनल्स के थ्रू एक्टिवली रेगुलेट किया जा सकता है और पैसिवली भी रेगुलेट किया जा सकता है, अंदर और बाहर बुलवाया जा सकता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ डिफरेंट कैटेगरीज में, in which the first one is passive transport, and the second one is called active transport. Okay, what is the difference between active transport and passive transport? क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर? Passive transport is number one. In this case,
Passive transport is the movement of particles from an area of higher concentration to an area of lower concentration along the concentration gradient without the expense of energy. Alright? Passive transport में particles move कर रहे हैं ज़्यादा इर्तिकाज़ वाली जगह से कम इर्तिकाज़ वाली जगह पे, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही. ओके? एनर्जी इस्तेमाल किस फॉर्म में होती है सेल्स के अंदर? क्या ख्याल है आपका? ओके. The energy is in the form of ATP, adenosine triphosphate. सेल्स के अंदर जो एनर्जी करेंसी है that is adenosine triphosphate. सेल्स ने अपना कोई भी काम करवाना हो जहाँ पे एनर्जी खर्च होनी है तो the energy currency is ATP. इस चीज़ को याद रखना है आपने. Okay? Now there are two different types of passive transport. एक diffusion, दूसरी osmosis. All right? Diffusion and osmosis. एक third type भी है that is sometimes related with the diffusion. इसको बोलते हैं facilitated diffusion. All right. Facilitated diffusion is the movement of particles from higher concentration to an area of lower concentration through specialized protein channels. मखसूस किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे, जिनके ज़रिए कुछ पार्टिकल्स को जो जनरली वैसे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नहीं गुजर सकते, हो सकता है उनका साइज़ बड़ा हो, तो इस वजह से फिर उनको मखसूस किस्म के प्रोटीन्स के ज़रिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अलॉन्ग मूव किया जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ऑलराइट. नाउ द लास्ट थिंग हियर इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. क्या चीज़ है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन to an area of higher concentration against the concentration gradient but with the expense of energy. अभी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी हमेशा सेल्स किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, तो सेल्स ऑलवेज यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा और पार्टिकल्स को मूव किया जाएगा फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन. और इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल into the root hair cells. Okay? बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं जो पहले ही रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में स्टोर्ड होते हैं, पहले से मौजूद हैं वहाँ पे, फिर भी सॉइल में से पार्टिकल्स को, मिनरल्स को, आयंस को उठा के अंदर लाया जा रहा होता है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो कम वाली जगह से ज़्यादा पे लाने के लिए एनर्जी खर्च की जाती है ATP की फॉर्म में और पार्टिकल्स जो हैं वो सेल के अंदर आ जाते हैं. ऑलराइट. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें लास्ट पॉइंट है हमारे पास, और वो लास्ट पॉइंट क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू की जाती है, लेकिन ये प्रोसेस किया कैसे जाता है? सेल खुद भी तो खाना खाता है, सेल के अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, सेल के अंदर लिक्विड्स भी मूव करके जा रहे होते हैं, तो जब बल्क में ये चीज़ें आ जाएं, बहुत ज़्यादा मिकदार में ये चीज़ें सेल के अंदर जानी हो या बाहर लेके जानी हो, तो उस सूरत में सेल क्या करता है? तो उसके लिए दो डेफिनेशंस हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसलिए इसको याद रखिएगा. ऑलराइट. अभी मैंने आपको बताया कि अगर सेल ने बहुत ज़्यादा बल्क में, बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ साइटोप्लाज्म की तरफ, अंदर की तरफ मूव करवानी हो या साइटोप्लाज्म में से बाहर निकालनी हो, तो उस सूरत में सेल किस किस्म के मूवमेंट्स करता है? इसके लिए पहली चीज़ है हमारे पास यहाँ पे एंडोसाइटोसिस. एंडो, इनवर्ड. ऑलराइट. इसी चीज़ से आप याद रखेंगे, एंडोसाइटोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल. कोई भी खाना, कोई भी ऐसा मिनरल, कोई भी ऐसा बड़ा पार्टिकल जिसको सेल ने अंदर लेके जाना है, तो उसके थ्रू जो काम किया जा रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, दैट इज एंडोसाइटोसिस. ऑलराइट. एंडोसाइटोसिस इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स. पहली चीज़ है हमारे पास फेगोसाइटोसिस. ऑलराइट. एंड द सेकंड थिंग इज पिनोसाइटोसिस. Alright. Now, phago, निगलना. Phagocytosis, movement of solid food particles into the cell is known as phagocytosis. Alright. अगर बल्क में कोई solid food particles आ गए और ज़रूरी है कि सेल को उसकी ज़रूरत है उस वक्त, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द एक वेसिकल बनाती है, प्रोट्रूडिंग मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन बाहर की तरफ निकलती है और फिर उसको निगल के अंदर ले जाती है और वो फूड वैक्यूल बन जाता है बाद में. दिस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. ऑलराइट. फिर पिनोसाइटोसिस जो हमारे पास है, दैट इज व्हाट? पिनो, पीने से याद रखेंगे आप. ऑलराइट. इफ द लिक्विड फूड पार्टिकल्स और द सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक वाटर
अगर पानी को या किसी लिक्विड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ लेके जा रही है थ्रू वेसिकल फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज पिनोसाइटोसिस। अगेन बल्क में जब लिक्विड्स की ज़रूरत होगी सेल को तो हम कहेंगे कि अब पिनोसाइटोसिस हो रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए एक वेसिकल बनाया जाएगा और उस वेसिकल को पानी से भर दिया जाएगा और फिर वो वेसिकल अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म के अंदर ड्रॉप ऑफ कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से हील अप हो जाती है, रीजॉइन कर जाते हैं उसके एंड्स, और दिस इज पिनोसाइटोसिस, मूवमेंट ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स इनटू द सेल। ऑलराइट, फिर अब जब खाना भी खा लिया और पानी भी पी लिया तो फिर ये भी है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेल डाइजेस्ट नहीं कर सका, दे शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल। उसको अब सेल से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो सेल से बाहर निकालने की जब ज़रूरत है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ द सेल, द मूवमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ द सेल। जितने भी इजाफी चीज़ें हैं, या तो ऐसा फूड है जो सेल हजम नहीं कर सका हुआ, या फिर कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल के अंदर रहेंगे तो उसके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, उनको वहाँ से बाहर निकालना ज़रूरी है। दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स और अननीडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म towards the external environment. This is called exocytosis. All right. The last thing of today's session is what? एक आखिरी बात, और इसी सवाल पे आज मैं इस सेशन को ख़त्म करूंगा और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मैं इसका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग तलाश करके लाएंगे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स, जब ये वेसिकल्स बन जाते हैं तो इन वेसिकल्स की फॉर्मेशन के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती होगी कहीं ना कहीं से। तो हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सील्ड और हील्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वेसिकल्स, वो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं या एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं, उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुई है, उसको ठीक किस तरह से किया जाता है, इसका जवाब आप लोग तलाश करके लाएंगे और मैं इसका जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह।